हाय गाइस। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस को। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। और हम एक नया सेशन भी स्टार्ट करना चाहते हैं पीआईबी का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप अगर कमेंट करें तो हम पीआईबी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो जो हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़ जी। और ये एक्स गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। तो चलिए देखते हैं कि हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जितने भी फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला, और मैं जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपके लिए हाईलाइट करता जाऊंगा, तो आप प्लीज उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्स क्या क्या रिलेटेड हैं वाइस प्रेसिडेंट से। पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं इनका। तो पहले तो वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो यहाँ मैंने आपके लिए अटैच कर रखा है। तो मैं इसको पढ़ते जाता हूँ और हाईलाइट करते जाता हूँ, आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लीजिएगा। वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया। मीन्स ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है इंडिया में। ओके। और आगे जब बढ़ते हैं तो इनका टर्म कितने दिन का होता है, तो 5 ईयर का होता है। ठीक, 5 ईयर का टर्म होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ये मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया। बट कैन कंटिन्यू टू इन ऑफिस irrespective of the expiry of the term। ठीक है, टर्म के एक्सपायर होने के आगे तक ये कंटिन्यू करते हैं जब तक कि एक नया वाइस प्रेसिडेंट बन नहीं जाता। ठीक है, वही बात आगे लिखी हुई है यहाँ पे। द वाइस प्रेसिडेंट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन देता है तो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। और दूसरा एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो होते ही हैं, बट ये जब रिजाइन करते हैं तो ये उस समय एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के हक से रिजाइन नहीं करते हैं। एज अ वाइस प्रेसिडेंट ये रिजाइन करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। द रेजिग्नेशन बिकम इफेक्टिव फ्रॉम द डे it is accepted. Okay, the vice president can be removed from uh, office by a resolution of the council of states, जिसको राज्यसभा कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि काउंसिल ऑफ स्टेट जो होते हैं उन्हीं को राज्यसभा कहा जाता है। पास बाय मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर एट दैट टाइम एंड एग्रीड बाय द हाउस ऑफ द पीपल। मीन्स में जो अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो लोकसभा और राज्यसभा का मेजोरिटी रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, तभी हम इनको हटा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट और क्या देखते हैं कि अगर इनको हटाना है तो मिनिमम आपको एक नोटिस देना पड़ता है, जो कि 14 डेज होता है। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। प्रायर नोटिस आपको 14 डेज का देना होता है वाइस प्रेसिडेंट को। ये ऊपर मैंने आपके लिए ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करते हैं। ठीक, चलिए एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या क्या होनी चाहिए अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट होना है इंडिया का। तो यहाँ एलिजिबिलिटी मेंशन है, वो सिटीजन होने चाहिए ऑफ इंडिया के, 35 साल की एज कंप्लीट होनी चाहिए, एज शुड बी 35 years, एंड he or she should be qualified for elections as a member of Rajya Sabha. Okay, बट वो मेंबर नहीं होने चाहिए या लोकसभा या राज्यसभा के। He or she should not hold any office of profit under the union government or any state government or any local authority or any other public authority। ये इतनी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया जो है आपको वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। इलेक्ट जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इलेक्ट होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, ये कंसिस्ट
किस किस से मिलके बना हुआ है। तो आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक। अब आगे देखते हैं कि ये कंसिस्ट किस किस चीज से है, इलेक्टोरल कॉलेज। तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है। ये बेसिकली अगर इसको संक्षेप में बोलूं तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस जो होते हैं वो वोट करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट का हमारा चयन होता है। तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। आगे देखते हैं तो प्रोसीजर क्या है। तो ये मैंने मेंशन कर रखा है कि आर्टिकल 68 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रोसीजर बताता है कि वैकेंसी जो है वाइस प्रेसिडेंट की अगर खाली है तो 6 मंथ के अंदर उसको फिल कर देना है। और अ, ये पूरा मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया है, यही इतनी लाइनों में यही लिखा है। ठीक है। आगे दिया है कि आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और उनके कंट्रोल के बारे में और डायरेक्शन देता है कि किस तरीके का इलेक्शन होना चाहिए। और जो कि और जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसको भी कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर मेंशन कर लीजिए कि जो इलेक्शन कराता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है। बट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन उससे डील करता है। इलेक्शन तो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट अगर डिस्प्यूट होता है इलेक्शन से रिलेटेड तो उसको डील करता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। ना कि इलेक्शन कमीशन। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है इलेक्शन से रिलेटेड तो उसको हमेशा डील करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ना कि इलेक्शन कमीशन। ठीक। चलिए ये तो सारी बातें हो गई हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आगे का न्यूज़ क्या है देखते हैं। तो ये बहुत दिन से न्यूज़ में बना है कि श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट पे चाइना की एक शिप आ रही है जिसका नाम है युआन वांग 5। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि चाइनीज नाम है, तो एग्जैक्ट वो क्या कहते हैं हम क्या कहते हैं इसमें ये थोड़ा डिफर हो जाता है। बेसिकली हमें फैक्ट से मतलब है कि क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो युआन यांग 5 क्या है ये हम चलिए देखते हैं। तो ये एक चाइनीज स्पाई शिप है जिसको युआन वांग 5 के नाम से हम जानते हैं। इट इज एडवांसिंग टुवर्ड श्रीलंका हम्बनतोता पोर्ट। ठीक है, ये हम्बनतोता पोर्ट की तरफ बढ़ रही है। द Yuan Wang class are used for tracking and support of satellite and intercontinental ballistic missile by the People Republic of China। ठीक है। ये एक ट्रैकिंग शिप है और सैटेलाइट को सपोर्ट करती है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी इस पे रहता है। तो इसकी वजह से इंडिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए ये शिप जो है काफी न्यूज में है। और ये तो आप कितने दिनों से न्यूज में देख ही रहे हैं, चाइना की जो कि पुरानी आदत है धमकी देना। और फिलहाल के दिनों में नैन्सी पेलोसी जी आके चली भी गई और चाइना कुछ नहीं कर पाया, सिर्फ धमकियां देता रह गया। और ताइवान के बगल में ये रोज मिलिट्री एक्सरसाइज मिलिट्री ड्रिल वगैरह कर रहे हैं, कुछ मिसाइल्स वगैरह भी ये लोग फायर कर रहे हैं। यही न्यूज़ है। और बेसिकली एक ये था कि चाइना की जो शिप थी और वो इनकी फाइटर प्लेन थी वो पहली बार ताइवान के 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर गई हैं। तो डिस्कस करते हैं कि 12 नॉटिकल माइल्स होते क्या हैं, ये पूरा न्यूज़ किससे रिलेटेड है। तो आगे मैंने अटैच कर रखा है, पूरा एक डायग्राम लगा रखा है मैंने उससे रिलेटेड। आप देखेंगे तो अगर सपोज करते हैं ये हमारा एरिया ये है और यहाँ से ये पूरा सी है। ठीक है। और ये पूरा इधर लैंड है। तो जो हमारा ओशियन है वो किस फॉर्म में डिवाइड जो डिवीजन होता है ओशियन का वो किस तरीके का होता है। तो ये सारी कैटेगरीज है जो कि यहाँ पे डायग्राम में शो की गई है। पहला जो होता है इंटरनल वाटर होता है, दूसरा टेरिटोरियल वाटर होता है, तीसरा कॉन्टिगियस जोन होता है, चौथा हमारा ईईजेड इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और जो चौथा होता है वो हाई सी होता है। ठीक है। तो चलिए
ये आप इनको अच्छे से याद रखिएगा कि लैंड से लेके जो बेस लाइन तक का एरिया होता है उसको इंटरनल वाटर कहते हैं। जो हमारे सारे पोर्ट होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, और कंट्री की सारी सॉवरेनिटी और सारे पावर यहाँ पे लीगल होते हैं और अलाउ होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो होता है 12 नॉटिकल माइल तक, उसको हम टेरिटोरियल सी कहते हैं। और बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक हम कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं। और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक हम ईईजेड कहते हैं। और ईईजेड के आगे जो होता है हाई सी होता है, जहाँ की कोई भी कंट्री का कोई भी लॉ फॉलो नहीं होता है। ठीक है। चलिए इसके बारे में अच्छे से थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं कि क्या है कैसे है। तो यहाँ पे मैंने अटैच रख कर रखा है, तो ऑल द पोर्ट्स आर सिचुएटेड इनसाइड द इंटरनल वाटर। ठीक है। तो इंटरनल वाटर जो मैंने यहाँ आपसे बताया कि ये इंटरनल वाटर है, सारे पोर्ट्स कंट्रीज के यहाँ पे बेसिकली सिचुएटेड होते हैं। ठीक है। तो आगे फिर देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑल वाटर आउटवर्ड अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन इज कंसिडर्ड टेरिटोरियल वाटर। ऑल वाटर आउटवर्ड 12 नॉटिकल माइल्स द एज ऑफ टेरिटोरियल वाटर इज कॉल्ड कॉन्टिग्यूअस जोन, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको सारा कुछ समझा रखा है। बेसिकली कुछ चीजें हैं जो मुझे थोड़ी और बतानी है आपको, तो चलिए मैं यही एक बार समझा देता हूँ। यहाँ तक क्या होता है कि जो आपका होता है पूरे कंट्री के लॉ फॉलो होते हैं। यहाँ पे कोई भी एंटर नहीं कर सकता शिप को लेके। ठीक है। ये पूरी सॉवरेन होती है। टेरिटोरियल जो सी होता है, यहाँ भी आपका पूरा हक होता है, कंट्री का पूरे लॉ जो होते हैं यहाँ फॉलो किए जाते हैं, तो कोई दूसरी कंट्री यहाँ तक भी नहीं आ सकती है। अगर बात करते हैं हम कॉन्टिग्यूअस जोन जो है और ईईजेड जो है, यहाँ पे कोई कंट्री अपनी शिप को लेके आ सकती है, बट एज अ फ्रेंडली शिप होनी चाहिए। और एक नॉर्मल अगर कोई ड्रिल हो रही है और या फिर कोई मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रहा है, तो वो यहाँ पे अपनी शिप लेके आ सकते हैं, बट एक परमिशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। यही यहाँ पे पूरा नीचे जो है वही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया डिटेल में। जो हाई सी होता है वो 200 नॉटिकल माइल के आगे होता है। यहाँ पे किसी भी कंट्री का कोई लॉ रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं फॉलो होता है। ठीक है। बेसिकली यही पूरा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में डिस्कस है। ठीक। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप चाहें तो इसको पढ़ लेंगे। मैंने आपको वही पूरा समझा दिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़े न्यूज़ ज़्यादा हैं तो हम थोड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक न्यूज़ आया है कि नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, तो हमें मतलब किस चीज़ से है कि ये जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे NSTR, ये नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है, तो ये पहली बात तो आंध्र प्रदेश में है। ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ठीक। और जो ये टाइगर रिजर्व है वो स्प्रेड है 5 डिस्ट्रिक्ट में। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है, दो चीज तो पक्का पूछ ही लेती है कि पहली बात तो ये सिचुएटेड कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। दूसरा ये एक डिस्ट्रिक्ट में है या दो डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। कर्नूल, प्रकाशम, गुंटूर, नलगोंडा एंड महबूब नगर। ठीक है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक नए तरीके का न्यूज़ आया है, इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। ठीक है। तो यहाँ मैंने हाईलाइट कर रखा है थोड़ा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो अपने मन की बात में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किए, एक नया पोर्टल बनाया गया है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे। और इसको इनॉग्रेट किए हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। तो बेसिकली ये पूरा न्यूज़ क्या है, इसमें कहा जाता है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा है, फ्लोरा मीन्स प्लांट एंड फाउना मीन्स एनिमल्स, तो जो हमारे फ्लोरा हैं उनको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो एक पोर्टल बनाया गया है जिसके हेल्प से डिजिटली हम इनके पार्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि आगे हम इसको शोकेस कर सकें। ठीक है। पूरा यही इसमें न्यूज़ में है, बाकी कुछ अलग से नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसी के बारे में पूरा बात किया है, जिसकी वजह से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है।
सॉरी, आगे बढ़ते हैं। इसराइल ने अटैक किया है गाजा स्ट्रिप पे, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि गाजा स्ट्रिप क्या है, ये पूरे एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। और यूपीएससी बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ देती है। मैप मैंने आपके लिए अटैच कर रखा है, पूरा अच्छे से इस मैप को आप पढ़िएगा। पहली बात, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो कंट्री न्यूज़ में है उससे सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है। कौन सी रिवर फ्लो होती है, ये इम्पोर्टेंट होता है। और कौन सी सी है उसके जो बॉर्डर शेयर करती है, तो ये सारी चीज़ें इस मैप में हैं। आप चाहें तो आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, इसलिए मैंने अटैच कर रखा है। बेसिकली जो आपका गाजा स्ट्रिप है जिसपे इसराइल, ये पूरा इसराइल है, ये पूरा इसराइल है, ठीक है। ये पूरा इसराइल का मैप मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है, ये पूरा इसराइल है, ठीक है। और ये जो एरिया है इतना, ये है गाजा स्ट्रिप, ठीक है। इसके ऊपर इसराइल ने अटैक किया है, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि पहली बात तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं जो कि इसराइल को सराउंड करती है। पहला जो है इजिप्ट है, ठीक है। इजिप्ट हो गया, दूसरा आपका जॉर्डन हो गया, तीसरा सीरिया हो गया, चौथा आपका लेबनान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक जो माउंटेन है वो काफी न्यूज में होता है, वो होता है गोलान हाइट, जो कि इसराइल में ही है। जॉर्डन रिवर है जो कि बॉर्डर शेयर करती है इसराइल और जॉर्डन से। डेड सी है, ये पूरी डेड सी है। तो ये पूरी न्यूज़ है जो कि नेगेव डिजर्ट है इसराइल में, ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ हो गया। क्वेश्चन यूपीएससी दे देती है कंट्रीज के नेम और डेजर्ट के, आपको मैच करना होता है। तो जो नेगेव डेजर्ट है वो इसराइल में है, और सिनाई डेजर्ट जो है इजिप्ट में है। और एक और इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे जो है मेडिटेरेनियन सी है, ठीक। तो आप अच्छे से पूरे मैप को याद रखिएगा, काफी इम्पोर्टेंट मैप हो जाता है। थोड़ा सा गाजा के बारे में जानते हैं, तो गाजा इज रूल्ड बाय द पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप कॉल्ड हमास। मीन्स जो गाजा स्ट्रिप है उसको रूल किया जाता है हमास के द्वारा। और इनके और इजरायली फोर्स के बीच में काफी राइवलरी और अटैक्स वगैरह होते रहते हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये है कि इसराइल के पास आयरन डोम है, जो कि जो मिसाइल फायर की जाती है हमास के द्वारा, उससे प्रोटेक्ट करता है इसराइल को, ठीक है। तो ये काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है इसराइल की, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक हमारा न्यूज़ है इकोनॉमी से रिलेटेड, तो बहुत सारे वैसे इसमें टर्म है, लेकिन RLLR क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। बेसिकली क्या हुआ है कि जो बैंक है, यहाँ पे ऊपर लिखा है कि सेवरल बैंक्स हैव रेज्ड देयर रेपो रेट लिंक लेंडिंग रेट आफ्टर द आरबीआई ऑन फ्राइडे इंक्रीज द रेपो रेट। ओके, तो थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। पहली बात तो रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट होता है जो कि आरबीआई जब लोन देती है कमर्शियल बैंक को, तो जो इंटरेस्ट रेट देता है, मतलब कमर्शियल बैंक जो देते हैं इंटरेस्ट रेट, वो होता है रेपो रेट। ओके, एक बार और मैं बोल देता हूँ कि जो आरबीआई लोन देती है कमर्शियल बैंक को, तो जो इंटरेस्ट रेट इनके बीच में होता है उसको रेपो रेट कहते हैं। और जो कमर्शियल बैंक लोन देता है कस्टमर को, तो उसको लैंडिंग रेट कहते हैं, ठीक। तो यहाँ मैं अगर एक बनाऊं, आरबीआई ने दिया कमर्शियल बैंक को, तो ये रेपो रेट हो गया। और जब कमर्शियल बैंक किसी पीपल को दिया, ठीक है, तो इसको कहते हैं लैंडिंग रेट, ठीक। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, उसी के ऊपर ये थोड़ा सा देख लेते हैं, मैंने एक अटैच कर रखा है। ये बेसिकली एक रेट है जो कि टाइम टाइम से चेंज होता रहता है, इसके ऊपर डिसाइड होता है कि कितना लैंडिंग रेट होगा। मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट होता है, रेपो रेट लिंक्ड लोन होता है,
तो दोनों को कंपेयर कर रखा है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। मैंने लगा दिया है तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में होता क्या है। तो जो MCLR होता है वो आपका लिंक होता है लिंक होता है बैंक कॉस्ट ऑफ फंड से। और 4 से 6 मंथ का टाइम लेता है आफ्टर RBI कट। ठीक है, RBI जब कट करती है MCLR को तो 4 से 6 महीने लग जाते हैं। तीसरा जो है RBI कट्स नॉट फुली पास टू द बोरोवर्स। RBI रेट कट्स नॉट फुली पास टू द बोरोवर्स। ओके। जो एक और है कि एनुअली ये होता है रीसेट बैंकों के द्वारा। चेंजेस इसमें जो होते हैं 5 से 10 BPS होते हैं, रिवाइज होता है हर मंथ में, लो वॉलेटिलिटी होती है। उसके बाद हम RLL की तरफ अगर बढ़ें, सॉरी, यहाँ पे मेंशन आपका RLLR। ठीक है, ये क्या होता है तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। तो जो लिंक होता है वो RBI लैंडिंग रेट के से लिंक होता है। रिस्पॉन्ड इमिडिएटली होता है, जैसे ही RBI ने अपना रेपो रेट कम किया तो तुरंत इनको रिस्पॉन्ड करना होता है। और तुरंत ही बैंक का भी रेट कम होता है। ठीक है, रेट्स कट आर ऑटोमेटिकली पास्ड ऑन। ठीक है, रीसेट होता है हर 3 महीने पे। यूजुअली जो चेंज होता है वो 25 BPS होता है और या उससे ऊपर होना चाहिए। रिव्यू जो होता है इनका बाई मंथली होता है और वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है इसमें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक जो हमारा बेसिकली लास्ट टॉपिक है आज का, 5G काफी ज्यादा न्यूज में है। 5G का ऑक्शन चल रहा है और जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो लास्ट वाले बैंड का है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है। और न्यूज़ ये आ रही है कि अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है इंडिया में 5G। तो सारा कुछ डिस्कस करते हैं अबाउट 5G। ठीक है, 5G क्या है चलिए देखते हैं, शुरू से देखते हैं। तो 5G एक 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है। It is the next generation cellular technology that will provide faster and more reliable communication with low latency। ठीक है, लेटेंसी मतलब क्या होता है कि जो जैसे आपने वहां से कुछ भेजा और यहाँ आने में जो टाइम लगता है वो काफी कम लगेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आपने ये पूरा देख लिया, मैंने हाईलाइट कर रखा आपके लिए। जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 5G की वो 20 GB/सेकेंड की हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 5G है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लो बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, और मीडियम बैंड स्पेक्ट्रम, और जो लास्ट है इसका तीसरा है हाई बैंड स्पेक्ट्रम। हाई बैंड स्पेक्ट्रम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में और काफ़ी डिमांड भी है इसका मार्केट में। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि लो बैंड में क्या होता है कि कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, सॉरी। तो कवरेज एंड स्पीड ऑफ इंटरनेट एक्सचेंज, डाटा एक्सचेंज, द मैक्सिमम स्पीड लिमिटेड टू 100 Mbps/सेकेंड। मीन्स मैं ऐसे अगर शॉर्ट फॉर्म में समझाता चलूँ तो जो लो बैंड में होता है वहाँ पे कवरेज बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड नॉर्मल होती है। जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम होती है यहाँ पे कवरेज थोड़ी सी कम हो जाती है, बट स्पीड जो होती है वो एज कम्पेयर टू लो बैंड से ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। और जो हमारा लास्ट है हाई बैंड स्पेक्ट्रम, इसमें क्या होता है कि कवरेज काफ़ी कम हो जाती है बट यहाँ पे आपको हाईएस्ट स्पीड ऑफ डाटा मिलता है। ठीक है, और जो कवरेज होती है लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था। यहाँ पे जो पेपर में आज के दिन दिया हुआ है कि जो लो बैंड स्पेक्ट्रम है, सॉरी, जो सिग्नल्स आते हैं लो बैंड स्पेक्ट्रम से, वो लो बैंड स्पेक्ट्रम से जो सिग्नल आते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू विंडोज एंड वॉल्स विच इज नॉट केस विद द हाई बैंड। ये एक पॉइंट यूपीएससी दे देती है और काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है एलिमिनेट करना। तो आप इसको याद रखिए कि लो बैंड के स्पेक्ट्रम जो होते हैं ना ये ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू विंडोज एंड वॉल्स विच इज नॉट द केस ऑफ हाई बैंड। मीन्स ये विंडोज और वॉल के थ्रू भी लो बैंड स्पेक्ट्रम ट्रेवल कर सकती है, इसीलिए तो कवरेज ज़्यादा है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और वीडियो लंबा हो गया।